हेलो। 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 आ रही है आवाज? गुड मॉर्निंग। अभी अभी सब बढ़िया है। हाँ ठीक है, अब सब जगह आ रही है, आवाज भी जा रही है, दिखाई भी दे रहा हूँ, मामला सब ठीक है ना? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आँख का वो जो सुबह से उठते ना कीचड़ लग जाता है आँख में, उसको धुल धुल के साफ करो जरा ठीक है, दिखेगा। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया एसएससी को। भूल गए होंगे यार। हम यूट्यूब पे जाके बोल भी नहीं सकते। अभी जैसे हम जाएंगे यूट्यूब पर एसएससी को गाली देने, यूट्यूब वाले बच्चे कहेंगे आपने भी संकल्प बैच बोला था, कराया नहीं, यूट्यूब पर फ्री, तो आपको बोलने का क्या हक है? इसलिए मैं कोई आवाज नहीं उठा रहा हूं अभी। देखा आपने? एक बार पता है हुआ था, मैंने ट्वीट कर दिया था एसएससी को, नोटिफिकेशन लेट किया था उन्होंने, और वो ट्वीट बीबीसी में फीचर हो गया था, और अगले दिन एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। हम्म। एक जमाना था जब मेरी काफी वैल्यू हुआ करती थी, समझ रहे हो, ट्विटर वगैरह पे। वो जमाना चला गया अब। ठीक है। एक्टिविज्म बंद कर दिया मैंने। हाँ जी। एक कह रहा देखो बात तो सही है। क्यों बात सही है? तुम आप भले के लिए जाके बोलेंगे तो बात सही है वो। तुम तो कहोगे सही बोल रहे हो सर। अरे हमको तो चार चार क्लास लेनी होती है पर डे यार। तीन तो पेड बैच में पढ़ाता हूँ मैं, फिर ऑफिस का इतना सारा काम करता हूँ, तो नहीं हो पाता यूट्यूब के लिए। वो तो जस्टिफाइबल है नहीं तो। एसएससी ने तो, उसके पास इतने सारे एम्प्लॉई हैं, नोटिफिकेशन 10 तो निकालना होता है एक साल में, कहीं नहीं निकाल पाए। हम्म। चलो अभी शुरू करें क्लास का। लोगों का आता है जमाना, आपका क्यों चला गया? नहीं गया नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है अभी बातें करना ट्विटर वगैरह पे। वेट कर लेते हैं, 3-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, परेशान ना हो। हम्म। ओके। ये सब कर लिया था ना हमने। 15 सवाल हो गए थे। ओके। ये हो गया था, ये हो गया, 14 सवाल कर लिए थे हम लोगों ने, है ना? 14 सवाल हमने कर लिया था। अच्छा, किसी ने घर जाके स्केलिन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा? हाँ जी। कल किसी ने स्केलिन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि क्या होता है? पता चला स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? अभिनय शर्मा सर रात को 1 बजे तक पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं? तो अभिनय शर्मा सर से ये भी तो पूछो, उठते कितने बजे हैं? वो सुबह देर से उठते हैं। हम सुबह 3:30 बजे उठने वाले प्राणी हैं, तो रात को देर तक कैसे पढ़ा सकते हैं? तो सबका अलग अलग शेड्यूल है। अब तुम में से ही कई लोग हैं जो रात को देर तक पढ़ते हैं, समझे कि नहीं? तुम में से ही कई लोग हैं रात को देर तक पढ़ते हैं, तो हमारा तुम्हारा कौन सा मुकाबला? ठीक है, तो कई लोग हैं जो रात को जागना पसंद करते हैं, कई लोग हैं जो रात को जागना पसंद नहीं करते हैं, उसमें से मैं एक हूं। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ये कौन सा लॉजिक गणित लगा रहे हो तुम? एक चीज लेकिन मैं बताऊं ऑनेस्टली, ये है ये दुनिया में, और बच्चे इसलिए अपना शेड्यूल खूब बिगाड़ते हैं, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। ठीक है, बच्चों के दिमाग में ये है कि जैसे कहते नहीं, मेहनत रात रात भर मेहनत करो, ये कहावत है। तो उनको ये लगता है कि अगर रात भर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत कर ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। जो बच्चा, मैं बता रहा हूं आपको, रात को 10 बजे सो जाता है और टाइम से सुबह उठ के पढ़ता है, तो पड़ोसियों को लगता है ये कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो आदमी रात को 2 बजे तक पढ़ेगा,
पड़ोसियों को लगेगा ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है, माँ बाप को लगेगा रात में जगता है। वो बताते भी हैं ये रात में, कभी किसी को सुना है कि उसके माँ बाप बोलते हो कि हमारा बच्चा 10 बजे रात तक पढ़ता है? ना 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 ना, हमारा बच्चा 2 बजे रात तक पढ़ता है। तो ये लगता है रात में जो बहुत जगता है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। सवेरे वाले बच्चों की भी थोड़ी इज्जत करो। 90% बच्चे इसलिए अपना शेड्यूल खराब करते हैं, पता है आपको? क्योंकि उनको लगता है रात में अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेहनत नहीं हो रही है। वो कोटेशन गलत हो जाएगा कि रात भर मेहनत करनी चाहिए। ठीक, मैंने भी अपना शेड्यूल ऐसे ही खराब किया था पहली बार, क्योंकि जो आदमी वो 4 बजे सोता था पढ़ के, तो मुझे लगता था यार ये 4 बजे सो रहा है, ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, और हम वो 10 बजे सोने वाले प्राणी। तो हमको लगे हम कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो हम भी रात में जगना शुरू कर दिए। फिर पता लगा एक प्राणी है जो सुबह 6 बजे सोता है, एक है जो सोता ही नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका शेड्यूल है, जब मर्जी सो जब मर्जी उठो, पढ़ो, कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मत देखो दुनिया क्या बोल रही है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना, बस ठीक है। ओके, चले अगला सवाल करें। ओके चलो, ये सवाल देखिए। अगर 1,1, 3,4, 9,4 और x,y वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। क्या आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है हिंदी में समांतर चतुर्भुज, ऐसे होता है। ठीक, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यह भी आपको मालूम होता है कि पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां एक पॉइंट आपको दिया है 1,1, एक पॉइंट दिया है 3,4, एक पॉइंट आपको दिया है 9,4। आपको बताना है कि x, y ये जो वर्टिसेस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ये हमें कैलकुलेट करना है। काफी बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और किस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। निकालिए जरा इसको। ओके, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो अब देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। आप कहोगे कि हम x और y में दो इक्वेशंस बना सकते हैं, कैसे? स्लोप के इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा। इसका स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा 3/2। तो ये जो वैल्यू है 4 माइनस वाई अपॉन 9 माइनस एक्स, ये वैल्यू आपकी 3/2 के बराबर हो जाएगी। तो आप ऐसे लिखिए 3/2, ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी। ये 2 चौके 8 बनेगा, 3 9 27 बनेगा। और मैं लिख देता हूं 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 3x। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 19। ये आपकी एक इक्वेशन हुई, फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज अनदर इक्वेशन? अनदर इक्वेशन इज दिस। और वो इक्वेशन आपकी यहां से मिलेगी कि इसका स्लोप आप लिखो। तो आप कहोगे ये जो लाइन है जो y कोऑर्डिनेट 4 और 4 है, तो बेसिकली ये लाइन ऐसी है, आपको ध्यान से देखना है, वर्टिकल लाइन है। अगर ये लाइन आपकी वर्टिकल हो गई, 3,4 और 9,4 की बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो मुझे एक्चुअल में ऐसे बोलना चाहिए कि ये लाइन ऐसी है। x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका? बदल गया। y कोऑर्डिनेट आपका बदल गया, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। स्लोप हमें 0 चाहिए। 0 स्लोप का क्या मतलब है? y की वैल्यू 1 के बराबर ही होगी। y मेरा 1 के बराबर ही होगा। और y, और अगर आप ये आइडेंटिफाई शुरू में कर लो तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां ये लेंथ 6 के बराबर है और y 1 होगा और x की वैल्यू मेरी 7 होगी, तभी ये वैल्यू 6 के बराबर होगी, तभी ये वैल्यू 6 के बराबर होगी। तो क्या ऑप्शन ए है? क्या ऑप्शन 1 है? यस। कोई लोग कह रहे हैं -7,1 होगा। -7,1 नहीं होगा, आपका जो वैल्यू होगा वो 7,1 होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। -7,1 नहीं होगा, इसका कारण है।
यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको थोड़ा तमीज से समझाऊं तुमको, ठीक है। कोई लोग कह रहे हैं सी होगा, सी होगा, -7,1 क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। और ये चीज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट को कुछ लोग दिल से नहीं पढ़ते हैं, केवल फॉर्मूला से पढ़ते हैं। अब देखो दिल से पढ़ने का फायदा क्या है। दिल से पढ़ने का फायदा यह है कि जब तुम ये चीज यहां देख रहे हो ना, और y कोऑर्डिनेट सेम है, y बराबर 4, y बराबर 4, और आपको पता है y बराबर 4 होने का मतलब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो जब आप इसको बनाने जाओगे तो आप बनाओगे ही तमीज से। आप कहोगे कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है 3 और 9 ये कुछ ऐसा है, राइट। ये मेरा 3,4 है और ये मेरा 9,4 है, तो आपको ये साइड सीधे दिखेगी 6 है। y कोऑर्डिनेट तो बदल ही नहीं रहा है, डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाना, x एक्सिस के पैरेलल आप 6 यूनिट आगे गए हो तो ये 6 यूनिट है, y की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, ठीक है। अब जो बाकी बातें की गई हैं जरा उन बातों के बारे में देख लेते हैं। एक वैल्यू आपकी है 1,1, तो इसको जरा यहां पर रखना 3,4। अब 1,1 जो तुम बनाओगे वो कहीं यहां होगा, 1,1 यहां बना दो, राइट। और अगली जो वैल्यू आपकी आएगी वो अगली वैल्यू यहां आएगी। तो ये प्लॉटिंग जो है एक तरह से एस्टिमेटेड प्लॉट है आपका इस पर्टिकुलर डायग्राम का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। भाई ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अब आप खुद देखो कि ये जो वैल्यू होगी ये 6 यूनिट आगे बढ़ाना है मुझे, क्योंकि ये लेंथ भी 6 होगी, पैरेललोग्राम है, तो ये 6 एक साथ हो जाएगा और y एक्सिस क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं। तो आपका आंसर हो गया C 7,1। समझे कि नहीं? ओके, समझ में आया कि नहीं? -7,1 गलत है बेटा, बार बार मत लिखो -7, ठीक है। -7 करोगे तो डिस्टेंस 8 हो जाएगी तुम्हारी। बताया ना, अपोजिट साइड में जुड़ जाते हैं वो दोनों। डिस्टेंस विजुलाइज करो। तो कोऑर्डिनेट विद विजुलाइजेशन इज फार फास्टर देन कोऑर्डिनेट विदाउट विजुलाइजेशन। कोऑर्डिनेट को अगर बिना विजुलाइजेशन के आप सीख रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो, समय की बर्बादी करके आओगे एग्जाम में। लेकिन अगर विजुलाइजेशन है कि भाई y कोऑर्डिनेट सेम है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, कितना बढ़िया सवाल हो गया, कुछ करना ही नहीं यार, फिर तो बाएं हाथ का खेल है। ओके, मिड पॉइंट से भी हो जाएगा। काहे मिड पॉइंट लगाने का, किसका मिड पॉइंट लगाने का, क्यों लगाने का है? क्या मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, काहे का मिड पॉइंट? डायगोनल को आप बाइसेक्टर रिज्यूम करके करना चाहते हो, ठीक है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है यार। क्या समझ में नहीं आया? ये कोऑर्डिनेट 4 है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हुई, ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यहां 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ये दूरी 6 के बराबर इसलिए कि ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये भी दूरी क्या होगी, 6 के बराबर होगी, तो ये वैल्यू 6 होगी, 6 एक साथ हो गया। आपने पहली क्लास करी है? ईमानदारी से बताओ, पहली दूसरी क्लास? तो वो करो ठीक से पहले। अब आप यही भूल गए हो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट सेम है तो क्या होता है, ठीक है, तो उसको रिवाइज करो जरा जाके। हाँ जी, यार डायगोनल से निकालना लंबा है फालतू में, क्यों लंबा रास्ता लेना चाहते हो? तुम अपने घर जाते हो बाजार से तो तुम्हें शॉर्टकट पता है कैसे जाना है, छोटा रास्ता है वही पकड़ते हो ना, कि लंबे रास्ते जाते हो, छोटे रास्ते जाते हो ना बार बार। क्लास के अंत में सवाल को दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, अभी आगे बढ़ने दो मुझे। एक लाइन सेगमेंट है जो 3 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, नहीं ये 2 पॉइंट हैं और इस लाइन से ये डिवाइड हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो, एक लाइन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, एक कोई ऐसी लाइन है, ये कोई लाइन ऑलरेडी है तुम्हारे पास, एंड देन आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, फिक्स लाइन सेगमेंट है, तो ये जहां पर कट कर रही है वहां पर एक डिवीजन हो रहा है। तो हमें जानना है कि ये और ये रेशियो क्या है, किस रेशियो में डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, ये हमें पता करके बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक काम करने जा रहे हैं,
और उस काम को देखिएगा ध्यान से कि 3,4 जो हमारा है और जो हमारा ये पॉइंट है 7,8। ऑलराइट, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता करना है कि भाई ये डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इसको पता करने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी लाइन अगर ऐसे दी है, मान लिया ये लाइन है, लेट्स से लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। अच्छा, ये 0 कब होगा? अगर हम एक ऐसी x और y की वैल्यू रखें जो इस पॉइंट, इस लाइन पे है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पॉइंट रखें इसमें जो इस लाइन पे नहीं है, तो ये 0 नहीं आएगा, ये नॉन जीरो आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर आपने 3,4 इसमें रखा मान लिया, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7। ये आई वैल्यू। क्या ये 0 है? बिल्कुल नहीं, पर ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। यस, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू आप रखोगे 7,8 तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, दिख रहा है साफ साफ। तो दोनों पॉइंट्स को जब हम इस लाइन पे रख रहे हैं तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, प्लस में सारे मान हमारे निकल के आ रहे हैं। क्लियर? क्या इससे हम ये सेंस लगा सकते हैं कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है? डायरेक्टली तो देखो हम सेंस नहीं लगा सकते, कुछ बता ही नहीं सकते। तो हमें करना ये पड़ेगा कि ऐसे तो देखो बात कुछ बन नहीं पा रही है कि कौन सा डिवीजन है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे कैसे बोलते हैं अभी, या तो कुछ और ज्ञान होता हमारे पास, वो है नहीं अभी। तो इस सवाल को थोड़ा डिटेल में, विस्तार में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। पहले 3,4 और 7,8 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ये एक फिक्स लाइन है, तो आप कहोगे ये बनेगा y माइनस y1, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। रखें तो y माइनस 4 इक्वल टू 8 माइनस 4 बटे 7 माइनस 3 इंटू x माइनस 4, x माइनस 3। यस, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ तो 1 होगा, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस 4 बराबर x माइनस 3, y माइनस 4 बराबर x माइनस 3। लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये तुम्हारी लाइन है, लाइन सेगमेंट जो है, उस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन है। दूसरी जो है लाइन थी, वो आपको याद है क्या थी? वो थी 2x प्लस 3y प्लस 7। तो मैं लिखता हूं यहां पर, ये वैल्यू है आपकी 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि ये किस पॉइंट पर काटेंगे, क्योंकि जहां पर काटेंगे जिस पॉइंट को, उसी पॉइंट को देखना है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जरा इसका काटते हैं और ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ेंगे तो ये 3x और 2x बनेगा 5x, ये माइनस 3y प्लस 3y 0 होगा, और ये 3 है और ये 7 है, ये आपका बनेगा 10, तो ये माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि उधर लेके जाएंगे हम इसको। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -2, और x अगर -2 आया तो y कितना आएगा? x अगर -2 आया तो y कितना आएगा आपका? -2 प्लस 1 -1 बनेगा, तो ये बनेगा आपका y, उधर ले जाओ, y बराबर -1। तो x -2 हो गया, y हमारा क्या हो गया? -1 हो गया। क्लियर है सभी को? ये चीज समझ में आ रही है? x बराबर 2 नहीं आएगा, x बराबर -2 आएगा, और x अगर -2 आ गया तो y की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। तो ये हमारा वो पॉइंट हो गया जहां पर ये कट कर रहा है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखते हैं, हमारा जो लाइन है वो क्या है? अगर हम इसको इस प्लेन में थोड़ा समझें तो एक पॉइंट हमारा है 3,4 और एक पॉइंट हमारा है 7,8। आप मुझे बताओ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है -2 और -1, ये कहां पर है? -2 और -1 कहीं यहां पर है, इस कोऑर्डिनेट में। तो क्या आपको यह दिख रहा है कि डिवीजन मेरा एक्सटर्नल है? यस।
क्या डिवीजन आपको एक्सटर्नल दिख रहा है? ये सेगमेंट के बाहर ही ये पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये तो इस कोऑर्डिनेट में। तो जब ये बाहर है तो इंटरनल डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन मेरा एक्सटर्नल है। एक चीज मेरी परफेक्टली क्लियर हो गई कि ये डिवीजन मेरा क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये एक्सटर्नल जो डिवीजन है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये भी मुझे काउंट करना है। तो देखो बहुत ध्यान से, आप कहोगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिवीजन है वो डिवीजन कुछ ऐसा है, A:1 में। मान लेते हैं कि ये A:1 में डिवाइड करता है। आप कहोगे सर A:1 क्यों मान रहे हो? आप रेशियो को M:n मानिए, M:n मानो या A:1 मानो, एक ही बात है। A की वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि आपको रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लिया आपने कहा 2:3 आना है, तो A की वैल्यू 2/3 आ जाएगी अपने आप। तो मैं A:1 डिवीजन मान के इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। और तुम जब सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो अपने दिमाग से एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन भी हटा दो। एक्सटर्नल होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप फॉर्मूला लगाओ इंटरनल डिवीजन वाला, अगर वो एक्सटर्नल होगा अपने आप माइनस आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है उसकी। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि अगर मैंने A:1 माना है तो मैं कहूंगा AX2 होता है तो A:7 होगा, प्लस ये आपका होता है 1:x1 तो 1:3 होगा, बटे क्या होगा A+1 होगा, और ये वैल्यू आप कहोगे -2 के बराबर है, क्योंकि जो ये पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट -2 है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे ये बनेगा 7a + 3 इक्वल्स टू -2a - 2। यहां से आपको मिलेगा 9a = -5। a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -5/9। -5/9 जब आप यहां पर लिखोगे a की वैल्यू, तो ये आएगा -5/9:1, और ये हो गया आपका 5:9। और ये जो माइनस साइन है ये आपको बता रहा है कि डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल है। आंसर तुम्हारा 5:9 है, डिवीजन एक्सटर्नल है। तो यहां पर ये विजुलाइज करना कि डिवीजन एक्सटर्नल है, ये कोई खास बहुत फायदेमंद चीज नहीं है। ये आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन में जरूर आपकी मदद कर सकता है कि पहले ही ऑप्शन देख लो कि एक्सटर्नल डिवीजन के कितने आंसर हैं, तो ये नहीं होना है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि डिवीजन हमारा क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? आप कहोगे हमारा डिवीजन जो है वो हमारा डिवीजन एक्सटर्नल है, तो ये गलत हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस विजुलाइजेशन का फायदा क्या है। इस विजुलाइजेशन का फायदा देखो ये है कि जब आप इस पॉइंट पर आओगे, क्या ये पॉइंट इसके करीब है और क्या ये पॉइंट इससे दूर है? तो क्या यहां से यहां तक की दूरी छोटी होगी और क्या यहां से यहां तक की दूरी बड़ी होगी? तो जो रेशियो आएगा एक्सटर्नल डिवीजन में, वो पहला पार्ट छोटा होगा, दूसरा पार्ट बड़ा होगा। तो इस लॉजिक से आप कह सकते हो मुझे पहला पार्ट छोटा चाहिए, दूसरा बड़ा चाहिए, गलत। पहला पार्ट छोटा चाहिए, दूसरा बड़ा चाहिए, गलत। ये आंसर है। तो बिना सॉल्व किए हुए भी सवाल का उत्तर हम लगा सकते हैं। अखिल कह रहे हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट क्यों किए, वाई क्यों नहीं? आप वाई कर लो, आप वाई कर लो, सेम उत्तर आएगा, उत्तर थोड़ा ना लगाएगा। ठीक है, बिना इंटरनल एक्सटर्नल निकाले आंसर निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट आएगा तो माइनस आएगा, इशू ही नहीं है। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो डोनाल्ड जी, लेकिन मैंने आपको यह बताया कि ये जानना कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, शुरुआत में ही इसका एक फायदा है। फायदा देखो आप कि जैसे आपने ये विजुलाइज किया कि ये पॉइंट यहां पर है, दो अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको। पहली अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक्सटर्नल है, तो हमने पहला ऑप्शन एलिमिनेट किया। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये आएगी कि ये वाला पॉइंट इसके पास में है और ये वाला पॉइंट इसके दूर में है, दिख रहा है। तो जो रेशियो है डिवीजन का, वो डिस्टेंस रेशियो ही तो होता है। पहला पार्ट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो फिर गए और हमने कहा पहला छोटा दूसरा बड़ा, सिर्फ डी में है, एक्सटर्नल के साथ आंसर हो गया डी, बिना सॉल्व किए उत्तर आ गया। या फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट। लाइन की इक्वेशन लिखो, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट पता है कि भाई ये सेक्शन फॉर्मूला लगाने में मेरा कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स और वाई हिट एंड ट्रायल से भी आ रहे हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल करके एक्स और वाई का निकल जाना महज एक संयोग है, और इतना टाइम तो आप बचा नहीं पाओगे। दो इक्वेशन को इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, इसमें अगर आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो समय ज्यादा चला जाएगा आपका, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको।
अगर क्वेश्चन सॉल्व ना करके डायरेक्ट पॉइंट सोच लें कि इससे 0 होगा तो काम चल जाएगा, कैसे डायरेक्टली सोचोगे बिना इक्वेशन बनाए? नहीं, इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना आपको। बिना इक्वेशन बनाए तो सोच ही नहीं सकते हो आप। कैसे सोचोगे बिना इक्वेशन बनाए? क्या बिना इक्वेशन बनाए आप इस क्वेश्चन को सोच पाओगे? राइट? बताओ। हाँ जी, क्या बिना इक्वेशन बनाए आप इसको सोच सकते हो कि पॉइंट हमारा ये होगा? नहीं, पॉइंट तो दिखेगा ही नहीं। 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसलिए किया। अब थोड़ा सा अगर मुझे समय और दो तो मैं तुम्हें कुछ और कमाल दिखाता हूं। दिखाऊं? दिखा दूं? चलो, अब हम कुछ बवाल करने जा रहे हैं। तमीज से अगर मेरे साथ पढ़ोगे और सीखोगे ना तो बहुत आगे बढ़ोगे। जो ये लाइन है 2x प्लस 3y बराबर -7, क्या इस लाइन को जब आप लिखोगे तो यहां -7/2 आएगा? और क्या यहां -7/3 आएगा और बराबर 1 होगा? तो जब आप इस लाइन को बनाओगे तो ये लाइन कहां बनेगी? ऐसी बनेगी। x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा। जो 2 पॉइंट तुमको दिए हैं जरा उनको ध्यान से देखो, 3,4, 7,8। आप बताओ कि ये क्या पक्का एक्सटर्नली काटेंगे? और कोई तरीका ही नहीं है कि एक्सटर्नल ना काटें। ये जो काटेंगे ना, ये एक्सटर्नल ही काटेंगे। इनका जो कटना है वो एक्सटर्नल ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जब ये लाइन यहां पर है और आपने इसकी पोजीशंस को देख लिया, तो वो जो पॉइंट है आपका जहां ये कट कर रहा है, ये पॉइंट होगा। और चूंकि ये लाइन इस पॉइंट के करीब है, एक्सटर्नल डिवीजन कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है वो इस लाइन के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि पोजीशंस ऐसी है। तो जो रेशियो होगा उसमें पहला पार्ट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। इसलिए इसमें बिना कुछ किए हुए आप आंसर लगा सकते हो कि मेरा आंसर है डी। कुछ नहीं करना है, नथिंग। नो इक्वेशन बनाना, नो सॉल्व करना, उत्तर लगा देना। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइंस कैसे प्लॉट होती हैं। तो जो आपको लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स मैंने बढ़ाए, जो मैंने बताया कि लाइंस ऐसे बनेंगी, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, वो आएगा तभी ये काम तुम कर पाओगे। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो पहले मैंने आपको एक तरीका दिखाया जिसमें बाकायदा हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसमें कुछ मत करो, विजुलाइज करके एक्सटर्नल देख लो और लॉजिक लगा लो पॉइंट के साथ। तीसरा सबसे खतरनाक है, कुछ सॉल्व ही नहीं किया हमने लाइन बना लिया कि लाइन की पोजीशंस क्या हैं। अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव हैं, तो लाइन तो ऐसी ही बनेगी ना कि x पे नेगेटिव पे काटे, y को भी नेगेटिव पे काटे। फिर तो दिख भी रहा है कि ये बाहर है, ये भी दिख रहा है कि इस लाइन पे जो मेरा पॉइंट है वो इसके पास में है और उससे दूर है। तो पहला पार्ट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। सर ऑप्शन वैसे है तभी ना, नहीं तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि पहले इस बात को जब तुम देखो तो तुम थोड़ा सरप्राइज हो कि यार सच में, यार ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करो कि हाँ, ऑप्शंस अगर बहुत ऐसा होगा कि एक ऑप्शन 4:9 भी दिया होगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। बट कोऑर्डिनेट में तुम्हारा एग्जामिनर इतना सोच के सवाल कभी बना ही नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो यू विल हैव लॉट ऑफ वेज टू एलिमिनेट ऑप्शंस। वो तो सेक्शन फॉर्मूला चेक कर रहा है तुमसे, वो तो फॉर्मूला से वैल्यू निकाल के डाल देगा ऑप्शन में कि करो सॉल्व, बताओ क्या होगा। तो आपको बहुत मौके मिलेंगे सवाल को जल्दी से करने का। बट सवाल यह है कि आपने स्किल्स अपग्रेड करोगे या अभी भी ट्रेडिशनल में ही फंसे रहोगे। ट्रेडिशनल तो जानना ही है, वो तो मैंने सबसे पहले कराया। मैं इस सवाल को 15 मिनट से डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां कुछ अपग्रेड पॉसिबल है। आपका जो विजुअलाइजेशन है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। कितना टाइम भरत वैसे बताओ? आप 15 मिनट काउंट कर रहे हो क्या? कि शुरुआत इन्होंने किया था 15 मिनट हो गए, इतने में तो 15 सवाल करने हैं। क्या टाइम नहीं मिलेगा तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? ये उनके लिए है जो लाइन की इक्वेशन को देख के लाइन को विजुलाइज कर पाए। पहली बात, जो 2x + 3y + 7 देख के इस लाइन को मेंटली विजुलाइज कर पाते हैं, उनके लिए है ये। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, वरना आप अपना ट्रेडिशनल तरीका लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं आपको अपग्रेड सिखा रहा हूं तो अपग्रेड को इसलिए रिजेक्ट मत करो कि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। अपग्रेड को आप इसलिए रिजेक्ट करो कि मेरे को नई चीज सीखनी ही नहीं है। सिंपल, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मेरे को नया चीज नहीं सीखना है, मेरे को ट्रेडिशनल लगाना है, मैं उसी से सॉल्व करूंगा, मैं खुश हूं, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा। ये मत बोलो कि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। एग्जाम में प्रेशर में ऐसा सोच पाए तो मजा आएगा। यार प्रेशर में क्या होता है सोचना? या तो सोचना होता है या नहीं होता है। प्रेशर में क्या सोचना होता है? समझ रहे हो कि नहीं? देखो, जिस चीज में तुम एफिशिएंट हो, वो चाहे प्रेशर हो या ना हो, सोच लोगे। एफिशिएंसी का मैटर है, प्रेशर का मैटर नहीं है। जो चीज पक्की नहीं है तुम्हारी, वो प्रेशर में भी तुमसे नहीं होगी और घर पे भी नहीं होगी। जो चीज है तुम्हारे स्किल का पार्ट, वो तो कहीं भी होगा, ठीक है? उसमें प्रेशर का क्या लेना देना है? समझ रहे हो कि नहीं? हमारी बात को ठीक से सुनना और समझना। ओके? ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि लोग नई चीज सीखने से इतना घबराते हैं क्योंकि वो पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम नहीं सीख सकते हैं, हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। लेकिन तुम ये एडवांटेज नहीं देख पा रहे हो कि जो बच्चा ये काम कर डालेगा ना, तुम उसको पीछे नहीं छोड़ पाओगे, ये भी जान लो। और करते हैं बच्चे। है क्या इसमें? लाइन को विजुलाइज करना है, तो जो ये आदत डाल लेगा कि जब भी लाइन की इक्वेशन मुझे दिखेगी तो वो उसको विजुलाइज करना शुरू कर देगा अभी से, कि यार ये लाइन कैसी दिखेगी। तो ये प्रोसेस ऐसा ही होता है कि लाइन को देखा तो आप विजुलाइज कर रहे हैं कि लाइन कैसी दिखेगी, लाइन कैसे दिखेगी। तो फिर नेचुरली लाइन को देख के आपको लाइन दिखेगी और ये पॉइंट की पोजीशंस दिखेगी। इस सवाल को करने के लिए जो एक अच्छा बच्चा है, जो मेहनत करेगा, इस पे कोऑर्डिनेट को ठीक से सीखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं पेन भी नहीं उठाएगा, सवाल लगा देगा। क्योंकि उसको लाइन भी दिखेगी, उसको पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख ही रहे हैं, और वो बोल देगा एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो है। तो सवाल इसका है कि कितना आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। सवाल इस बात का ही नहीं है कि एग्जाम में नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप कितना अपने आप को लिमिट करके चलोगे, उतना ही सीखोगे आप। ठीक, चलो अगला सवाल देख लो। PQR मिड पॉइंट्स हैं ABBC के। ट्राइंगल जो बन रहा है, आपको बताना है ट्राइंगल PQR का एरिया कितना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो हम आते हैं अभी एरिया के केस में और इसको बात करते हैं कि एरिया कैसे निकलता है, क्या तरीका है एरिया को निकालने का ट्राइंगल का। सो पहले जरा ध्यान से देखो, पहले ट्राइंगल का मिड पॉइंट निकालते हैं, बाद में बात करेंगे एरिया का फॉर्मूला वगैरह जो भी है। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जो यूनिक हो, जो इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, कुछ इस तरीके का? तो एक तरीका क्या है कि हम तीनों साइड्स निकाल लें, एरिया कैलकुलेट कर लें। एक तरीका है फॉर्मूला, फॉर्मूले पे भी आता हूं मैं। तो देखो ध्यान से, यहां मिड पॉइंट, यहां मिड पॉइंट, यहां मिड पॉइंट। तो आपको यह पता है कि अगर मिड पॉइंट से हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/4 होता है। यस, ये तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट से एरिया निकालोगे तो 1/4 होगा, राइट? तो ओरिजिनल जो ट्राइंगल है, अगर आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो तो 1/4 करने से आपका एरिया आ जाएगा। खैर देखते हैं कि ट्राइंगल किसी स्पेशल नेचर का है या नहीं है। तो आप कहोगे ये 5, 7, 12 का स्क्वायर बनेगा और ये 6, 1, 7 का स्क्वायर बनेगा। देखो यहां पर आप जाओगे तो ये 8 का स्क्वायर बनेगा और 3 का स्क्वायर बनेगा। यहां पर आप जाओगे तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा और 4 का स्क्वायर बनेगा। अब एक बात जरा मुझे बस देख के बताओ कि क्या ये कोई स्पेशल ट्राइंगल है, लाइक राइट एंगल वगैरह वगैरह? तो आप कहोगे 12 × 144 है,
और ये 49 है, ये 64 है, मैं लिख देता हूँ सबको, 144 और 49, 193 होता है, ठीक है। 64 और 9 73 होता है। ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 16 16 32। क्या ये ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल है? नहीं। रूट 32 किसी काम का नहीं बना, रूट 73 तो ये कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है ना, राइट एंगल बना स्केलिन ट्राइंगल है एक। तो या तो भाई अब हम एस एस माइनस ए वाले रूट में जाएं और अपने आप को बर्बाद कर लें, रूट में वैल्यूज हैं बहुत टाइम लगा देंगे, अरे तो ऐसा तो होना नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहां पर फॉर्मूला जानना जरूरी है कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हो किसी ट्राइंगल के तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हम लिख रहे हैं, मैं ये पहले आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा हूं कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई और हम साइड निकाल तो सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन उसके बाद हम फंस जाएंगे। हम इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि ये साइड्स कितनी अजीब सी आई रूट में। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे क्या, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, बर्बादी हो जाएगी। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में मुझे किसी भी तरीके से एरिया निकालना होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं x1 y1, यहां लिख रहा हूं मैं x2 y2, और यहां मैं लिख रहा हूं x3 y3। और मैं अब एरिया का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। सो इसका जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू, बहुत ध्यान से देखिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3 है। जरा इस फॉर्मूले को लगाते हैं और जो हमारा पिछला केस है उसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये सरलता से निकल रहा है। फिर मैं फॉर्मूला रटने का तरीका बताऊंगा। तो यहां है तुम्हारा 5 -1, यहां पे वैल्यू है आपकी -7, और ये वैल्यू है तुम्हारी 1, 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मॉड वॉड का कोई मतलब नहीं होता, एरिया माइनस में आता नहीं, माइनस आएगा तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इसको, पहले इधर रखो वैल्यू रखो, ये हाफ हो गया आपका। अब x1 की वैल्यू 5 है, हम यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हैं, तो ये वैल्यू मेरी 5 हो गई, इंटू y2 माइनस y3 करेंगे तो 6 -3 आएगा। ये x2 की जो वैल्यू है आपकी वो -7 है, तो आपको यहां पर ये हो गया -7 इंटू y3 माइनस y1, 3 -1 है। मैं पूरा बाकायदा लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए एक ही एक्सप्रेशन में। x3 की वैल्यू आपकी 1 है, 1 हो गई, इंटू y1 माइनस y2 है तो -1, और -1 के साथ आपका -6 आएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई एरिया की। और जरा इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस डू इट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू, ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस, ये 4 बनेगा तो ये 7 इंटू 4, यहां आपका बनेगा -1 इंटू, मतलब +1 इंटू -7, राइट। हाफ लिखिए, ये 5 × 15 हो गया, ये 28 हो गया, और ये क्या हो गया 7। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2, और यहां पर जो अंदर वैल्यू आएगी ये 35, ये बनेगा -20। एक तरह से वैल्यू आपकी आ रही है -10। अब चूंकि हम कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि साइन एक होता है प्लस माइनस। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड एंड साइन, राइट, मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये कोऑर्डिनेट का प्रोसेस ही होता है। लेकिन हमें पता है एरिया कभी साइन लेके बैठता नहीं है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल है।
तो एरिया में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। तो ये जो -10 आए हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसको +10 ही कंसीडर करना है। इसलिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस, ऐसे लगा देते हैं मॉड का साइन। ये मॉड का मतलब होता है कि बाहर प्लस ही आएगा, तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, एरिया तो हमारे लिए 10 ही है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड उठा लो बस, आपकी एरिया मेरा 10 हो गया। मॉडुलस का साइन इसलिए लगा देते हैं कि भाई यहां से जब माइनस आएगा तो उसको +10 बोल देंगे। इट्स लाइक मॉड का साइन लगाओगे तो इसको कहोगे मॉड -10 10 है, तो उसको रटने की क्या जरूरत है, हमें पता 10 ही आएगा। तो जो पिछला सवाल आपका हुआ, इस पिछले सवाल में आपको पता है कि आपका जो एरिया होगा इसका ये 1/4 होगा। तो इसका 10 आया, 10/4 क्या होगा आपका 2.5 के बराबर होगा, और ये आपका आंसर हो गया 2.5। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि इसको कैसे आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये साइक्लिक है, इसलिए बहुत आसान है ध्यान रखना। देखो ध्यान से, यहां 1 2 3 है, यहां 1 है, तो यहां 2 है। एक मिनट, 1 2 3 तीन वैल्यूज लिखी हैं आपके सामने, देखो। तो जब मैंने x का 1 लिया है, x1, तो y2 और y3 लिया है, ठीक है। जब मैंने x का 2 लिया है तो y3 और y1 लिया है, माइनस किया है। जब मैंने x का 3 लिया है तो y का 1 और 2 माइनस किया है। तो ये क्लॉकवाइज फैशन में हम चल रहे हैं। अगर हम x1 ले रहे हैं तो y2 माइनस y3 कर रहे हैं, अगली दोनों वैल्यूज। जब मैं x2 ले रहा हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y3 माइनस y1 कर रहा हूं, और जब मैं x3 ले रहा हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y1 माइनस y2 से गुणा कर रहा हूं। ये जो ऑर्डर है ये सेम रखना है। आपने बीच में किसी भी चीज को ऐसे उल्टा किया, साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो इट्स साइक्लिक, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। पहला x को लिखना है, बाकी दोनों में डिफरेंस करना है y2 y3 से। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला टू रिमेंबर। फॉर्मूले का डेरिवेशन बताएं विशाल शर्मा जी। पीएचडी नहीं करा रहा हूं मैं आपको, ना ही बीएससी की मैथ पढ़ा रहा हूं। हर चीज का डेरिवेशन करना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। जहां लर्निंग हो वहां डेरिवेशन करें। जहां वो 10वीं की तरह हेंस प्रूव्ड करना हो वो डेरिवेशन करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट के जो लॉजिक जहां है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन ऐसे बनेगी, वो काम की चीजें हैं। हर चीज का डेरिवेशन करना है फिर तो लगेगा 10 साल पढ़ने में, करेंगे ठीक है। इसको ऐसे ही यूज करना सीखो। इसका डेरिवेशन क्या है इसमें मत घुसो। आते हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मान लिया, और मुझे एरिया 0 मिल गया। मैंने ये फॉर्मूला लगाया मान लिया और एरिया 0 आ गया। 3 पॉइंट दिए थे मुझे, मैंने ये फॉर्मूला लगाया और 0 एरिया आ गया। मतलब मैंने कहा कि मैंने जब ये कैलकुलेट किया कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 किया मैंने, मतलब मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालने चला और ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि फॉर्मूला फेल हो गया? नहीं, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल है ही नहीं है। 0 एरिया का मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल नहीं है। और अगर 3 पॉइंट हैं और एरिया 0 आ गया और वो ट्राइंगल नहीं है, तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि उन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बना ही नहीं। वो तीनों पॉइंट से सिर्फ एक रेखा मिल रही है, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं या फिर संरेखी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये है कंडीशन, ये कंडीशन है फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर
कोलिनियर पॉइंट से जो बनने वाला एरिया है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, वो 0 आना चाहिए ट्राइंगल का। तो ये आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। आपसे एग्जाम में सवाल दे सकता है कि 3 पॉइंट हैं, कोलिनियर हैं, नहीं है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये कंडीशंस फॉर कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होना चाहिए। खैर, कोलिनियर पॉइंट्स को देखने का हमारे पास एक और तरीका है, वो ज्यादा आसान पड़ेगा कई बार आपको। आप कहोगे कि मेरे पास मान लिया पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, तो कोलिनियर पॉइंट में आपका इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे हैं। तो ये भी आपको देखना है कि कोलिनियर पॉइंट के लिए हम लोग स्लोप भी यूज कर सकते हैं सीधे, कि m1 m2 दोनों निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल देगा। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो ये एरिया का फॉर्मूला, किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल देगा। ठीक है, एनी फॉर्मूला, एनी ट्राइंगल का फॉर्मूला यहां से आपका एरिया निकल सकता है इससे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो, एरिया निकालना हो, तो भैया इस प्रकार से हमको एरिया निकालना पड़ता है। ऑलराइट, चलो 2 चीजें और ट्राइंगल से रिलेटेड देखेंगे। पहले एक चीज तो हमें यह देखनी है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए, बी और सी, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता चुका हूं। अब सेंट्रॉइड के बाद आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बताने जा रहा हूं मैं। इन सेंटर आई, इन सेंटर पता है कैसे बनता है? ये इसके बाइसेक्टर से, इसके बाइसेक्टर से जहां ये दोनों मिलेंगे वहीं तीसरा वाला भी पास हो जाता है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ये साइड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट हमारा है x1, y1, ये पॉइंट है हमारा x2, y2, और ये पॉइंट है हमारा x3, y3। ठीक है, m1 m2 होने पर स्लोप पैरेलल भी हो सकता है, राइट? यार ये बताओ, 3 पॉइंट तुमको मैंने दे दिया ऐसे, ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट तुम कहां लोगे? यहां लोगे? कैसे पैरेलल बना दोगे जरा बताओ? नहीं हो सकता, 3 ही पॉइंट, 4 पॉइंट थोड़ा ना दिया तुमको मैंने। तुम पिछले केस में कह रहे हो कि पैरेलल भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा ना एक ही लाइन पे। आप बना के दिखाओ तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तुम कहीं भी अगर बाहर बनाओगे तो स्लोप सेम हो ही नहीं सकता है। स्लोप बराबर तभी आ सकता है जब ये एक ही लाइन में हो। आप देखो करके, इसको एक्सपेरिमेंट करो खुद ही। अजीत जी एक्सपेरिमेंट करिए। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है ये कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ए के अपोजिट साइड अगर ए है तो ए को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए। बी की अपोजिट साइड अगर बी है तो बी को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सी x3 हो जाएगा। अपोजिट साइड को अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे यहां पर आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर वैल्यू आपकी आएगी a y1 प्लस a y2 b y2 प्लस सी y3 बटे a प्लस बी प्लस सी। ये तुम्हारा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हो और आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ सभी को? तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो, सिंपल है। जैसे आपको एक प्रूफ भी दिखा दूं, अगर ABC बराबर हो जाए तो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब सेंटर एक ही जगह होते हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर एक जगह होती है। आप ABC को बराबर रखो, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 बन जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 बन जाएगा, जो कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। तो एक वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है कि अच्छा हाँ ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सर्कम सेंटर काफी बवाली चीज है। सर्कम सेंटर सुप्रीम बवाली चीज है। मतलब इन सेंटर का सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया तुमको और सेंट्रॉइड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया। सर्कम सेंटर बहुत बवाली चीज है, क्योंकि सर्कम सेंटर किससे आता है आपको पता है? सर्कम सेंटरवा आता है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मतलब लाइन होगा, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये फॉर्मूला याद कैसे रखें? बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना इसलिए आसान है बिकॉज सिमेट्रिक है। ए को x1 से गुणा किया, ठीक है, बी को x2 से गुणा किया, सी को x3 से गुणा किया, y में y कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ही किया है। तो ये फॉर्मूला कुछ खतरनाक है ही नहीं है कि याद ना हो, राइट? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो याद रहेगा। समझ में आएगी नहीं? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम समझा रहा हूं सर्कम सेंटर की, इसको बस देख लो कि क्या समस्या है सर्कम सेंटर में। सर्कम सेंटर में क्या होता है कि ये अगर x1, y1 है, ये मेरा x2, y2 है, और ये मेरा x3, y3 है। सर्कम सेंटर कैसे बनता है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं ऐसे, इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा सर्कम सेंटर होता है, ठीक है? तो निकलने को तो निकल जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला आ ही जाएगा, ठीक है? सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देता हूं। इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, फिर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकाल लो, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लो, फिर इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, फिर इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। बट ये फॉर्मूला इतना खतरनाक हो जाएगा कि बेहतर है कि ये काम हम सवाल में कर ही डालें, ठीक है? कि सवाल में जब डेटा दिया होगा तो लाइन की इक्वेशन लिखें, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखें मिड पॉइंट से पास होने वाली, और इस लाइन की इक्वेशन लिखें, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखें मिड पॉइंट से पास होने वाली, और सर्कम सेंटर निकाल लें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूजुअली आप देखोगे कि आपके एग्जाम में जो सर्कम सेंटर के क्वेश्चन आते हैं कभी भी, राइट, वो किसी अजीब से ट्राइंगल के नहीं आएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला सुप्रीमली अजीब होता है, बर्बाद हो जाओगे रटते रटते उसको, ठीक? तो सर्कम सेंटर आपसे जो एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो पहला या तो आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को पहचानना बहुत आसान होता है, कोऑर्डिनेट में देख के हम देख लेंगे कि अच्छा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ऐसा होगा। दूसरा, या तो ट्राइंगल आपका राइट एंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में तो आपको पता ही है क्या होता है, हाइपोटेनस जो होता है ना इसी के मिड पॉइंट पर होता है, वो भी फटाक से निकल जाता है सर्कम सेंटर। तो जब भी आपसे सर्कम सेंटर के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो एक काम आपको ये करना है, सबसे पहले देखना है कि मेरा ट्राइंगल राइट एंगल तो नहीं है। 99% वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल के दे देना है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। जैसे आप वेरीफाई करोगे कि मेरा ट्राइंगल राइट एंगल है, आप कहोगे ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में परिकेंद्र जो होता है वो हाइपोटेनस यानी कर्ण का मध्य बिंदु होता है, बोल देंगे। तो 99% इसी पे सवाल बनेगा। अब मान लेते हैं 1% जिसके चांसेस बहुत कम है, वेरी लेस, मुझे कहना चाहिए 0.1%, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि किसी जनरल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर आपसे पूछ लिया जाए। जब किसी जनरल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर पूछा जाएगा जो राइट एंगल ना हो, जो इक्विलेटरल ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको क्या करना है? आपको करना यह पड़ेगा वही कि लाइन की इक्वेशन लिखो, इसके परपेंडिकुलर मध्य बिंदु से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, ऐसे ये लिखो, इंटरसेक्शन निकालो। तो ये राउंड 3 क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? राउंड 3 क्वेश्चन, राइट? ओके, या फिर आप ऑप्शन चेक करो, या फिर आप इसको ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक कैसे करना है ये भी बताता हूं। ऑप्शन चेक ऐसे होगा कि सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, और अगर ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो आप एक ऑप्शन पकड़ लो और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल के देख लो कि क्या ये तीनों बराबर हैं या नहीं।
ओके, समझ में आई बात की नहीं? तो ये एक तरीका ये है। उस तरीके से आप इसको राउंड 2 में कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कि सरकम सेंटर से तीनों पॉइंट की दूरियां बराबर होती हैं। बिना फॉर्मूले के बताएं, बता तो रहे हैं यार, सुनते हो नहीं गौतम यार तुम? और क्या बता रहे हैं देर से? बिना फॉर्मूले के अब तुम कहोगे हम इन सेंटर बिना फॉर्मूले के निकालेंगे, तो मैं कहूंगा तुम बांकड़ बिल्लू हो फिर। सच में, अगर आप इन सेंटर को बिना फॉर्मूले के निकालने चले हो तो बांकड़ बिल्लू वाला काम कर रहे हो। छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखो। आपको हम सेंट्रॉइड को भी बिना फॉर्मूले के निकालेंगे, महाबांकड़ बिल्लू हो तुम फिर। सरकम सेंटर के लिए फॉर्मूला याद नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन आई एक्सप्लेन्ड यू। देन आई टोल्ड यू द प्रोसेस ऑल्सो हाउ टू फाइंड इट। यू कैन चेक ऑप्शंस, चेक तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर है तो सरकम सेंटर है, राइट? या फिर हम लाइंस की इक्वेशन को लग के सॉल्व करेंगे, जो हम वाकई में कभी ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऑर्थो सेंटर का भी यही प्रोसेस है। अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो लाइन की इक्वेशंस लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। समझे? फिर तो ऑप्शन चेक करने से काफी टाइम लगेगा। अब टाइम कैसे बता दूं मैं? और या तो पेपर आउट करा लो और आंसर देख लो कि भैया क्या ऑप्शन है। सवाल है तो क्या करें, सवाल के साथ खेल मैं तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, जो है वो है, क्या करें। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 18। मनदीप जी मैसूर जा रहे हैं यार। मैसूर कैंपस कितना शानदार है, मैंने भी गुजारा है वक्त वहाँ पर, काफ़ी मस्ती करी है हमने इन्फोसिस में। ट्रेनिंग डेज बहुत बढ़िया होते हैं। खैर पढ़ाई भी काफ़ी करनी पड़ती है वहाँ, बट बहुत मज़ेदार कैंपस है, बहुत मज़ा आता है। चलो देखो सवाल देखो, 3 पॉइंट है, कह रहा है बताओ ये कोलिनियर हैं तो क्या होगा के की वैल्यू, किस वैल्यू के लिए कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? या तो ट्राइंगल का एरिया 0 करो, ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं करेंगे हम। ओके, हेलो, साउंड चला गया? अगर नहीं गया होगा तो बताएंगे। नहीं गया है, ये कौन है बार बार साउंड साउंड करता रहता है, झूठा मूठा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट आर कोलिनियर। अब वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला मत लगाओ, स्लोप लगा लेते हैं यहां पर। स्लोप, स्लोप लगाओ, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। निकाल देते हैं स्लोप। तो पहले का स्लोप देखो, इन दोनों का स्लोप देखो, y2 माइनस y1 करेंगे तो 2k माइनस 2, 2k माइनस 2 प्लस 2k बन जाएगा, बटे x2 माइनस x1 है तो 1 माइनस के बन जाएगा। और ये स्लोप, इन दोनों का स्लोप निकाल लो या इन दोनों का स्लोप निकाल लो, बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का निकाल लेते हैं। चलो y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 2k माइनस 2k अपॉन x2 माइनस x1 इज माइनस 4 माइनस k माइनस 1 माइनस k, 4k माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2k बराबर 6 माइनस 4k बटे 3 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, या वैल्यू रख के चेक करो, या तो वैल्यू रख के चेक करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। अब एक अच्छी चीज है कि ऑप्शन में या तो 1 है या -1 है। 1 रख के देखो जरा, 4 एक नम 4 माइनस 2 2 बनेगा, 2 बटे -1 के -2 हो गया। और अगर आप यहां पर 1 रखोगे तो 1 बटे -1 बराबर नहीं है, तो 1 नहीं होना है, गलत हो गया। -1 चेक करो, -1 रखा तो -6, -2 आया, -1 रखा तो यहां भी -2 आ गया, तो -1 वाला करेक्ट है। आप कहोगे होना ही था, जब 1 गलत हो गया तो -1 होना था, चेक क्यों कर रहे थे?
-1 क्यों चेक कर रहे थे? मूर्खता है ना -1 चेक करना, नहीं करना था। जब 1 गलत हो गया तो -1 तो होगा ही होगा, दोनों ऑप्शन -1 लिखा है। इन दोनों को चेक करना था 1/2 होगा कि -1/2 होगा। तो 1/2 चेक कर लो, अगर 1/2 गलत होगा तो -1/2 होगा। 1/2 रखा है यहाँ पर, 1/2 जीरो हो गया, ये 1/2 रखा है जीरो हो गया, यहां 1/2 रखो, ये जीरो नहीं हुआ तो ये भी गलत है। क्या ऑप्शन सही है? डी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी। पहले मैंने 1 रखा, गलत था तो -1 अपने आप हो गया, दोनों में -1 है तो -1 होगा ही, क्यों चेक करेंगे उसको। फिर मैंने 1/2 रखा, 1/2 गलत हो गया तो -1/2 होगा, तो -1 -1/2 आपका उत्तर हो गया। राइट? नहीं नहीं, ऑप्शन इतने नहीं चेक करने गौतम जी, थोड़ा ध्यान से देखो कितने ऑप्शन चेक किए मैंने। 1 चेक किया, एक वैल्यू डाली, फिर 1/2 चेक किया, बस 2 ही वैल्यू डाली और मेरा आंसर आ गया कि डी है। नेचर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो काफी अच्छा। ओके, क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपकी वैल्यू -1 और -1/2 आ जाएगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 लाइंस हैं वो पास कर रही हैं 2,3 से, और 60 डिग्री उनका जो इंटरसेक्शन एंगल है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, 2,3 से पास हो रही। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो हमें बताना है कि पॉसिबल इक्वेशन जो दूसरे लाइन की है वो क्या है, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अदर लाइन क्या है। ठीक है, इक्विलेटरल में सरकम सेंटर का फॉर्मूला बताइए। इक्विलेटरल में सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं, तो जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है इक्विलेटरल। ठीक है, -1 भी रखना सही था, वरना अगर कहीं इक्वेशन में सिली मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत। अब वो तुम इस इक्वेशन में सिली मिस्टेक कर रहे हो, फिर तो कुछ भी कर सकते हो तुम, ऐसा अपने ऊपर शक मत करो कि -1 रख के चेक ही करोगे आप, फिर क्या फायदा ऑप्शन चेक करने का, फिर तो सॉल्व करो बैठ के। शशि कुमार क्या बोले? सर खुद समझ रहे हैं, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं ना मैं आज, तुमको समझाने के लिए ऐसी बातें अगर बोलोगे ना अभी ब्लॉक कर दूंगा मैं। चलो अब नहीं पढ़ाऊंगा, बैठ के तुमसे बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो करने आते हो ना तुम क्लास में, नहीं पढ़ाऊंगा। चलो बात करो मुझसे आप, क्या दिक्कत है तुमको शशि, क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर खुद समझ रहे, खुद समझ रहे क्या मतलब है? खुद समझे हुए हैं। गधों जैसी बातें मत करो वरना गधे ही रह जाओगे। ठीक है, इतना स्लो समझा रहा हूं मैं हर एक चीज को यार, लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें हीरा समझ ही नहीं आता है कि ये कंटेंट हीरा है, तुमको चाहिए वही ईंटा पत्थर। तुमको समझाने वाला आदमी नहीं चाहिए, तुमको बुझाने वाला आदमी चाहिए, बहकाने वाला आदमी चाहिए। फॉर्मूला लिखे और कहीं भाड़ में जाओ, रटो और उत्तर लगाओ, कुछ नहीं समझाएगा तुमको, तुम्हें वो आदमी अच्छा लगेगा, समझे? कुछ भी यार लोग हैं। नहीं वो दूसरा चैट वाला शशि नहीं है, इधर एक शशि था, वो शशि लेफ्ट वाला शशि नहीं, राइट वाला शशि। ठीक है, एक दूसरा शशि भड़क गया, कह रहा सर हमको क्यों डांट रहे हो? नहीं हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग सिलेक्शन लेंगे जिन्हें समझ ही नहीं आता कि इनको क्या वैल्यू दे रहा हूं मैं, इनका सिलेक्शन होगा। कुछ भी है, मतलब मैं ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मूर्खों से क्या एक्सेप्ट किया जाए, एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अच्छा कैसे बोलेंगे, वो ठीक है। बट ये भी बुरा लगता है कि हमारे अर्जुना बैच में ऐसे महामूर्ख अगर रहेंगे तो इनका खुद का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये बुरा लगता है कि इससे हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इनको बोलना पड़ जाता है मुझे कि इन्हें यही समझ में नहीं आता है कि भैया इतना समझा के कोई नहीं पढ़ाता है। जाके देखो कोऑर्डिनेट लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सीखो।
सर खुद समझ रहे हैं। अबे मोबाइल लेके बैठे हो, हमको तो ये भी नहीं पता है कि तुम साथ में क्या क्या कर रहे हो मोबाइल के साथ। 4 वीडियो और देख रहे होगे तुम, कितना फोकस्ड हो मुझे मालूम है? नहीं पता मुझे। क्या तुम कितने बजे क्लास में जुड़े मुझे मालूम है? नहीं मालूम है। तो थोड़ा शांति से बैठ के फोकस करना होता है कि यार टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा घर पे जाके दोबारा पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर तुम्हें आज तक यही समझ में नहीं आया कि मैं कैसा पढ़ाता हूं ना, तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, समय अभी बहुत है, निकल लो यहां से, किसी और को पकड़ो, यहां से तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। शशि जी निकल लीजिए यहां से, ठीक है, वरना तुम अपना भविष्य खराब करोगे, मेरा रिजल्ट खराब करोगे अर्जुना बैच का। दोनों चीजें सही नहीं है, कट लो यहां से, ठीक है। चलो ये सवाल करते हैं हम लोग, है ना। 2 लाइंस, मतलब पूछो कि ये सर ये नहीं समझ में आया, क्लास के अंत में बता दोगे क्या? नहीं सर खुद ही समझ रहे हैं, खुद समझने आएंगे यहां पर हम। इतना मूर्ख हूं मैं कि खुद समझने के लिए तुम्हारी क्लास लेने आऊंगा? घर बैठ के काम करूंगा फिर अपना, सवेरे सवेरे आके भेजा खराब करते हैं लोग। तो देखो इस सवाल को देखते हैं। पहली बात यार, अगर लाइन मेरी 2,3 से पास हो रही है तो एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान समझना, 2,3 रखने पे वो 0 होना चाहिए। 2,3 से पास है, 2,3 रखने पे 0 होना चाहिए। हो रहा है? नहीं, मैच ही नहीं कर रहा है। 2,3 यहां रख दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहां जरा 2,3 रखो। अगर मैं यहां 2,3 रखूं तो देखो 2√3 बनेगा, और यहां 3 6√3 8√3 बन जाएगा, यहां 4 बनेगा, और यहां -3 बनेगा, 1 बनेगा। तो ये इक्वेशन 2,3 से ये लाइन पास हो रही है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा उत्तर है, ये 2,3 से पास हो रही है। फिर यहां आ जाओ, 2,3 यहां रखो। 2,3 जब यहां रखोगे तो 2√3 बनेगा, और यहां 8√3 है, तो ये पास ही नहीं हो रही है। तो 2 ऑप्शन तो सरासर गलत हो गए। अब मेरा ए और डी में से कुछ सही है। हम ये नहीं कह सकते कि ए मेरा सही है, ए और डी में से कुछ सही है, क्योंकि ये लाइन 2,3 से पास हो रही है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका स्लोप क्या इस कंडीशन को मीट कर रहा है या नहीं। एक लाइन है, उसका स्लोप क्या है? 2 है। अब मेरे पास एक और लाइन है, जो आपको ध्यान रखना है कि इनका इंटरसेक्शन एंगल 60 डिग्री है। मतलब ये लाइन इधर भी हो सकती है 60 डिग्री, और ये लाइन मेरी इधर भी हो सकती है 60 डिग्री। 2 लाइंस पॉसिबल हैं आपकी, सेम पॉइंट 2,3 से पास होने वाली। तो अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप कहोगे कि भाई अगर मेरा tan 60 डिग्री मुझे दिया है, तो जो कि है आपका m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 टाइप का होता है, राइट। तो 60 डिग्री मैंने वैल्यू रखी, और यहां पर मैंने रखा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। एक वैल्यू को मैं रखूंगा √3 मान लिया, यहां ये वैल्यू हो गई मेरी m1 m2 1 + m1 m2 है। मान लिया इस वैल्यू को मान लेते हैं 2 है, तो ये 2 - m2 बनेगा, 2 - m अपॉन 1 + 2m। जरा यहां से m सॉल्व करिए, इसको m को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये बनेगा √3 × 1 + 2m बराबर 2 - m, ठीक है। 2√3m + m, 2√3m + m बराबर 2 - √3। यहां से देखो m की वैल्यू क्या आ रही है, 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1, राइट। अब बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या पहले वाली इक्वेशन जो है मेरे सामने, वो स्लोप मैच कर रहा है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप कहोगे ये स्लोप तो नहीं है, ये वाला, ये स्लोप तो नहीं है। तो आप कहोगे यार दूसरा लाइन भी तो हो सकता है, क्योंकि ये सवाल लंबा है, इसके लिए आई कांट डू एनीथिंग, नन ऑफ दिस भी लिखा हुआ है, इसलिए यू हैव टू स्पेंड टाइम, ओके। तो आप कहोगे फिर ये इधर भी हो सकता था, और जब ये इधर होगा तो ये -√3 होगा। तो इसको अगर आप -√3 लेते हो
√3 की जगह -√3 आप रखो, √3 की जगह आप -√3 रखो, तो दूसरा आपका स्लोप आ जाएगा, जो दूसरा स्लोप पॉसिबल है। √3 की जगह बस -√3 कर दो, इस वाले डायरेक्शन वाला। और जैसे आप -√3 रखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2 + √3 बटे √3 की जगह -√3 रखा मैंने, तो ये वैल्यू आ गया आपका 1 - 2√3। अब बहुत ध्यान से आप देखो, ये स्लोप मैच कर गया, क्योंकि स्लोप क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, वो माइनस एडजस्ट करोगे, 1 - 2√3 बन जाएगा। तो ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास भी हो रही है, और ये वो लाइन भी हो गई जिसका स्लोप एंगल इस वाली लाइन से 60 डिग्री है, मैच कर गया। ऐसी दो लाइंस होंगी, पहली वाली मैच नहीं करी, दूसरी वाली मैच करी, और इसलिए आपका आंसर ए है। ये बहुत शानदार सवाल है। ओके, चलो क्लास खत्म आज की। तो शशि कुमार जी से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने उनके ऊपर चिल्लाया। आपका भविष्य है, आपको जो करना है करिए। मेरा काम है आपको चिल्ला के थोड़ी रास्ता दिखाना। देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, ये आपका काम है। ठीक है, मैं ये भी समझ गया हूँ कि मैं सबको समझा नहीं सकता हूँ, सबको सिखा नहीं सकता हूँ। सबकी अपनी 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 माइंडसेट है, उनके दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपके अपने तौर तरीके हैं। ओके, और आपको जजमेंट लेना है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर की गलती है ना, दैट्स योर कॉल। तो मैं आपको अपने शब्द वापस लेता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में आगे बढ़िए, वो टीचर खोजिए जो आपको सिखा सकता है, उसके साथ रह के ही सीख सकते हो तुम। मेरे साथ रह के तुम सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा वो इक्वेशन बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चेंज द टीचर, बिकॉज इट्स योर फ्यूचर। इफ आई एम नॉट गुड फॉर यू, समबडी एल्स मे बी, उनके पास जाइए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सेलेक्ट होंगे और अच्छी नौकरी लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ आपके अंदर काबिलियत नहीं है, हो सकता है मैं आपके लिए सही आदमी नहीं हूँ। ठीक है, कोई और होगा, उसको पकड़िए, पता करिए उसके बारे में। ठीक है, और कुछ? ओके, थोड़ा बात कर लें। लेफ्ट वाला शशि कह रहा है थोड़ा बात कर लो। तुमको मैंने कुछ नहीं बोला है, तुम खुश रहो। ठीक है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, चलो जाओ, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।